वेलकम स्टूडेंट्स ऑन माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नवीन सर क्लासेस। साथियों, आज हम लोग पॉलिटी की क्लास 16 के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे भारत की संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द इंडिया। बाइलिंगुअल क्लास चलेगी साथियों, जो कि आपको हिंदी और इंग्लिश में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। साथियों, यदि अपने आप के समय को बचाना है, मल्टीपल रिवीजन पर फोकस करना है, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और पूरा का पूरा पीडीएफ बाइलिंगुअल आप मंगा सकते हैं, जो भी कुछ यहां मैं लिखूंगा। तो चलिए साथियों, हम लोग समय को वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक जरूरी सूचना यह है कि जब भी कोई क्लास देखिए तो आप सीरीज से देखिए, क्योंकि पिछली क्लासें आपको पता नहीं होती हैं और नई क्लासें जब आप नए सिरे से, मतलब जैसे कोई भी क्लास, जैसे मान लीजिए क्लास 16 से देखना चालू करेंगे, तो आपको हो सकता है, अगर बहुत अच्छा बैकग्राउंड नहीं रहा है पॉलिटी का, तो हो सकता है चीजें कम समझ में आए। अगर आप सीरीज से देखते हैं तो अच्छे से आपको बेनिफिट होगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए साथियों, ये आप जानते हैं हम इंग्लिश मीडियम में इंडियन पॉलिटी एंड लक्ष्मीकांत को फॉलो कर रहे हैं, जबकि हम हिंदी मीडियम में हमारा संविधान एक परिचय सुभाषी कश्यप जी की बुक को फॉलो कर रहे हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द इंडिया। साथियों, अभी तक हम लोग बात किस पर कर रहे थे? अभी तक हम लोगों ने बात किस पर किया? तो संविधान के निर्माण की बात की, संवैधानिक विकास की बात की, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की बात की, कि बक्सर के युद्ध के पश्चात और भारत की आजादी तक शासन प्रशासन कैसे चला। भाई, तो संविधान तो देखा जाए तो 1950 में लागू हुआ, लेकिन अभी तक शासन प्रशासन चल कैसे रहा था, तो इसको हम लोगों ने संवैधानिक विकास यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में सीख लिया, कि कैसे बक्सर के युद्ध के पश्चात हम देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट आते हैं, और फिर ऐसे बहुत सारे चार्टर एक्ट आते हैं। 1858 का जो एक तरीके से रिवॉल्यूशन होता है, क्रांति होती है, 1857 का रिवॉल्यूशन होता है। उसके बाद 1858 में पूरा का पूरा शासन ब्रिटिश ताज के अधीन हो जाता है, और किस तरह से वो भारत सरकार अधिनियम, भारत शासन अधिनियम लाते हैं, और इस प्रकार वो भारत का शासन प्रशासन संभालते हैं। और इस दौरान भारत का संविधान कैसा होना चाहिए, भारत के लिए कैसे नियम कानून होने चाहिए, इसकी नींव पड़ती ही जा रही थी। तो आज हम लोग बात करेंगे कि भारत का जो संविधान है, आज मॉडर्न समय में जो भी हमारा देश का प्रशासन चल रहा है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चल रहा है, संविधान के अनुसार से चल रहा है, उनके नियम कानून लागू किए जा रहे हैं। तो आखिर ये संविधान बना कैसे, इस पर बात करेंगे। तो जब भी हम कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, तो एक दिमाग में हमें यह बात आनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा, क्योंकि संविधान सभा ही संविधान का निर्माण की है। तो ये संविधान सभा कैसे आई, तो इसकी पृष्ठभूमि हम देखते चलते हैं। साथियों, अगर हम पृष्ठभूमि, एक मिनट साथियों, अगर हम पृष्ठभूमि पर बात करें तो ये ध्यान में रखिए, 1934 का समय। सबसे पहले एक वामपंथी नेता एम एन रॉय के द्वारा सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड की गई, कि कॉन्स्टिट्यूशन देश के लिए होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड की गई साथियों, यानी कि संविधान की मांग की गई सबसे पहले 1934 में एम एन रॉय के द्वारा। समझ रहे हैं? ये मतलब ये डेट आप याद कर लीजिएगा, ये समय आप याद कर लीजिए। इससे पहले भी अनियमित रूप से संविधान की मांग की गई, कभी मांग हो रही है, कभी नहीं मांग रहे हो रही है। समझ रहे हैं? कभी कॉन्स्टिट्यूशन की निंदा हो रही, कभी सपोर्ट में बात की जा रही है। 1934 से 1934 से ये क्रिया प्रतिक्रिया थोड़ी और तेज हो गई, इसलिए ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 1934 एम एन रॉय कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड करते हैं, भारत के लिए एक संविधान होना चाहिए, इसकी बात करते हैं। साथियों, समय आगे बढ़ता है, 1935 आ जाता है। चूंकि उस समय की सबसे बड़ी पार्टी थी कांग्रेस, इसलिए कांग्रेस के द्वारा जब कोई डिमांड की जाएगी तब तो हमें उस डेट को, उस समय को याद रखना पड़ेगा। कांग्रेस के द्वारा ऑफिशियल तरीके से, आधिकारिक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन की मांग की गई, कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड की गई आधिकारिक तरीके से, ऑफिशियल स्टाइल से। भाई, कांग्रेस के मंच से इसकी मांग होने लगी। साथियों, 1940 का समय आता है। अगस्त ऑफर
जिसे हम अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। अगस्त प्रस्ताव, समझ रहे हैं? अगस्त ऑफर के नाम से इसको जाना जाता है। अगस्त ऑफर 1940 में अंग्रेजों ने इस डिमांड को माना। अगस्त प्रस्ताव में ब्रिटिशर्स के द्वारा ब्रिटिशर्स द्वारा यह मानी गई डिमांड मानी गई। लेकिन बाद में होता क्या है साथियों, अगस्त प्रस्ताव बाद में खारिज हो गया, इसका कोई मतलब नहीं निकला। तो ये भी जो ब्रिटिशर्स ने डिमांड मानी वो भी ठंडे बस्ते में चला गया, कोई मतलब नहीं रहा। अगस्त प्रस्ताव में यह बात तो स्वीकार की गई कि हां भारत के लिए एक संविधान बनाया जाए, लेकिन यह भी बाद में क्या हो गया साथियों, डिनाई, मना हो गया। समझ रहे? फिर साथियों समय आगे बढ़ता गया। 1942 आगे चलकर ये अगस्त प्रस्ताव क्या था, अगस्त ऑफर क्या था, क्रिप्स मिशन क्या था, कैबिनेट मिशन क्या था, ये हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास में देखेंगे। 1942 में साथियों क्रिप्स मिशन आया। क्या था ये, मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग समझेंगे। क्रिप्स मिशन ने भी यही बात को स्वीकारा, लेकिन बाद में साथियों ये भी डिनाई हो गया, मना हो, भारतीयों के द्वारा मना कर दिया गया, क्योंकि कुछ ऐसी भी बातें थी जो भारतीयों के पक्ष में नहीं थी। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की तो डिमांड थी इसमें, हाँ ठीक है मान ली गई है, लेकिन कुछ ऐसी भी बातें हैं जो भारतीयों के आजादी में रोड़े डाल रहे थे, तो उसका कोई मतलब नहीं निकला। साथियों बाद में जब 1946 आता है, 1946 कैबिनेट मिशन आता है, समझ रहे हैं? तो संविधान बनाने के लिए इसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करता है। बात समझ गए? तो साथियों मेन देखा जाए जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने की बात आती है, ये इस वाले में 1946 कैबिनेट मिशन में स्वीकारा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का होना बहुत आवश्यक है। संविधान, आखिर कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा कौन? संविधान सभा, जिसमें कुछ लोग होंगे और वही संविधान बनाए। यहां पर आप देख सकते हैं 1934 वही चीज मैं आपको यहां पर मैंने समझाया है। एक मिनट साथियों, 1934 में एम एन रॉय के द्वारा प्रथम बार संविधान की मांग की जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन इज डिमांड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय एम एन रॉय 1934। 1935 में कांग्रेस के द्वारा आधिकारिक रूप से संविधान की मांग की जाती है। इन 1935 कांग्रेस ऑफिशियली डिमांड अ कॉन्स्टिट्यूशन। साथियों फिर आप देख सकते हैं 1940 में अगस्त प्रस्ताव में अंग्रेजों ने इस मांग को सैद्धांतिक रूप से मान लिया, लेकिन बाद में अस्वीकृत कर दिया। वही चीज हमने बताया अगस्त ऑफर, अगस्त प्रपोजल भी इसे कहते हैं। 1946 में क्रिप्स मिशन द्वारा आधिकारिक रूप से संविधान की मांग की गई, संविधान की मांग को स्वीकारा गया, लेकिन बाद में भी इसको अस्वीकृत कर दिया गया, मतलब डिनाई कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। 1946 में कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान बनाने के लिए, यहां पर आप देख सकते हैं संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन हो गया। बात समझ में आए? अब साथियों यहां पर बात आती है ये कैबिनेट मिशन था क्या? कैबिनेट मिशन, क्योंकि यहां से हमारा संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की डिमांड, मतलब संविधान सभा को बनाने की बात चल रही है, यानी कि कैबिनेट मिशन को थोड़ा सा हमें समझना। वैसे तो हम लोग इसको हिस्ट्री की क्लास में बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे, लेकिन यहां पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कैबिनेट मिशन को थोड़ा बहुत समझना जरूरी है। साथियों कैबिनेट मिशन के दो काम थे। नंबर एक, कैबिनेट मिशन का यह काम था कि भैया जब तक संविधान बन नहीं जा रहा है, जब तक भारत का संविधान बन नहीं जा रहा है, तब तक शासन प्रशासन चलाना है। 1946 से यह चलाया, कब तक? 1950, जब तक संविधान लागू नहीं हो गया। समझ रहे हैं कि नहीं? तो कैबिनेट मिशन के दो कार्य थे। अंतरिम सरकार के रूप में कार्य करना, यानी कि इंटरिम गवर्नमेंट, यही है साहब, जो एक अस्थायी सरकार थी और 1935 के अधिनियम द्वारा देश का शासन चला रही थी, जब तक कि पूरा संविधान भारत में नहीं बन जाता। कहा यह गया कि कैबिनेट मिशन ही
अब पूरे देश का शासन चलाएगी जब तक कि भारतीयों का संविधान सही से बन नहीं जाता, भारतीयों का कॉन्स्टिट्यूशन सही से बन नहीं जाता। किस आधार पर चलाएगी? तो 1935 का साहब एक्ट हमने आपको पढ़ाया, इसके तहत चलाएगी। दूसरा क्या काम कर? संविधान का निर्माण करना, यही संविधान भी बनाएगी, तो शासन भी चलाएगी जब तक संविधान बन नहीं जाता, और कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण भी यही करेगी साहब। बात समझ में आए? कैबिनेट मिशन में अगर देखा जाए साथियों, 3 सदस्य थे। अब उनका नाम वैसे मैं बता दे रहा हूं, 3 सदस्य कौन थे ये मैं सोचा था कि आप लोग बताएंगे। पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस, हिंदी इंग्लिश में यही नाम है, पैथिक लॉरेंस। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स ये मेन अध्यक्ष था, इसीलिए इसका नाम था क्रिप्स मिशन। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। एवी एलेक्जेंडर नौसेना मंत्री था ये। तो पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी एलेक्जेंडर, हालांकि जब हम कैबिनेट मिशन वहां पढ़ेंगे तो ये इसके बारे में थोड़ा सा और देखेंगे किस पार्टी से ये लोग थे। तो हम लोग को बस इतना जानना है अभी फिलहाल पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, एलेक्जेंडर। इसमें हेड कौन था? स्टेफोर्ड क्रिप्स। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे साथियों, 3 मेंबर, जो कि आपके सामने है। क्लियर? संविधान सभा का गठन कैसे हुआ? तो भैया कैबिनेट मिशन का मेनली 2 काम, एक तो भारत का संविधान बनाना, और दूसरा जब तक भारत का कॉन्स्टिट्यूशन ना बन जाए तब तक देश का शासन 1935 के एक्ट के आधार पर चलाना। यहां तक क्लियर? साहब संविधान सभा का गठन की बात आती है, तो यहां पर मैं आपको बता दूं टोटल, अब यहां पर इस चीज को मैं यहां समझा दे रहा हूं तो ज्यादा बेटर आपको समझ में आ जाएगा। साथियों देखिए, संविधान सभा के गठन की बात करें, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, फॉर्मेशन कैसे हुआ भाई? तो ये चीज याद रखना है साथियों, टोटल कितने मेंबर थे? तो टोटल 389 मेंबर थे। इतने मेंबर को चुना जाना है संविधान सभा में। कितने मेंबर को चुना जाना है? 389। कितने मेंबर को चुना जाना है? 389 मेंबर को चुना जाना है। बहुत ध्यान से समझिएगा। इसमें से साथियों जितने 389 मेंबर हैं, वो 10 लाख की एक सीट जो है, 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट थी। ये कितनी कितनी सीट है? 389 सीट, 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट। अब आप सोच सकते हो 10 लाख की, यानी कि एक सीट जो है 10 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा। साथियों इसके 2 पार्ट थे। 296 मेंबर ऐसे थे जिनको साथियों ब्रिटिश इंडिया से चुना जाना था, ब्रिटिश इंडिया से चुना जाना था। ब्रिटिश इंडिया बोले तो साथियों 11 ब्रिटिश प्रोविंस थे, प्रोविंस, और 4 चीफ कमिश्नरी थे। ये चीफ कमिश्नरी क्या होता है? आज का यूनियन टेरिटरी जैसे केंद्र शासित प्रदेश है, वैसे चीफ कमिश्नरी। समझ रहे हैं? इसको हम और हिंदी में क्या कहते हैं? कमिश्नरी क्षेत्र। और 11 ब्रिटिश प्रांतों से थे, 11 ब्रिटिश ब्रिटिश इंडिया से। कितने मेंबर 11 ब्रिटिश प्रांतों में से चुने जाएंगे? तो साथियों 292। कितने इस 4 चीफ कमिश्नरी से कितने मेंबर आएंगे? 4, तो इनको जोड़ दो, कितने हो जाएंगे? 296 ही तो होंगे। बताओ, यहां से टोटल कितने मेंबर आए? 292। यहां से कितने मेंबर आए? 4, और इस तरीके से कितने हो गए? 296। कोई दिक्कत? साथियों जो 93 मेंबर थे, 93, इनको प्रिंसली स्टेट से लाना था।
प्रिंसली स्टेट मतलब देसी रियासत। ये देसी रियासत क्या होते थे साथियों? देसी रियासत उस समय राज रजवाड़ों का शासन होता था, लेकिन अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट तरीके से ब्रिटिशर्स का वहां पर इनरोलमेंट रहता था, इनडायरेक्टली। वहां पर ये डायरेक्टली तो हस्तक्षेप नहीं करते थे, लेकिन इनडायरेक्टली वहां पर भी ब्रिटिशर्स का ही प्रभुत्व था। प्रिंसली स्टेट, राजाओं का शासन। समझ गए? तो 93 मेंबर कहां से लाए जाएंगे? प्रिंसली स्टेट से। 296 मेंबर कहां से लाए जाएंगे? ब्रिटिश इंडिया से, जिसमें 11 ब्रिटिश इंडिया से 292 हैं और 4 चीफ कमिश्नरी। साथियों, ये संविधान सभा में कुल सीट थी। अब ये सीटें बाद में बदल जाती हैं जब पाकिस्तान अलग हो जाता है। तो भाई परिवर्तन तो आएगा ना, कि पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा बनानी पड़ेगी और भारत के लिए अलग। तो उस समय हम लोग देखेंगे कि भारत की जो संविधान सभा में जो परिवर्तन आता है, उसमें हम लोग देखेंगे आखिर वो क्या परिवर्तन आए। अभी तो फिलहाल ये समझ में आ गया। वही चीज हम साथियों यहां पर आपको समझाने का प्रयास किए हैं। ये देखिए आप 389, यहां पर अगर गौर करेंगे 389 सीट में से 296 सीट, ये देख लीजिए, 11 ब्रिटिश प्रांत से 292 सीट और 4 सीट कहां से आ रही है? चीफ कमिश्नरी प्रांत से। समझ रहे हैं? ब्रिटिश भारत से थी, तथा समझ रहे हैं 296 कहां से थी? ब्रिटिश भारत से थी, तथा 93 सीट्स यहां आप देख सकते हैं देसी रियासत से थी। तो 296 सीट पर अप्रत्यक्ष, अब देखिए यहां पर कुछ और विशेषताएं हम लोग को देखनी है। यहां पर देखिए लिखा हुआ है 296 जो सीट हैं उस पर अप्रत्यक्ष चुनाव होना था, जो एकल संक्रमणीय मत एवं समानुपातिक प्रतिनिधित्व से होना था, जबकि देसी रियासत से मनोनयन होना था। यह देसी रियासत में राजाओं का शासन होता था, जहां ब्रिटिशर्स अप्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करते थे। यहां पर देखिए साथियों, ये जो 296 आया है ना, समझ रहे हैं? 296, इसका चुनाव कैसे होगा? इनडायरेक्ट तरीके से। कैसे इनडायरेक्ट? जनता चुनेगी। जनता नहीं चुनेगी तो कौन चुनेगा? अरे जनता के द्वारा, भैया जनता के द्वारा। विधानसभा उस समय तो एक तरीके से असेंबलीज बन गई थी, मतलब स्टेट असेंबलीज बन चुकी थी, और स्टेट असेंबलीज में सीमित मताधिकार के द्वारा लोगों को चुना जाता था। यानी कि जनता, वो जनता जो कर देती थी, जिसके पास खूब पैसे होते थे, वो लोगों का चुनाव करके स्टेट असेंबलीज में भेज देती थी, विधान परिषदों में लोगों को भेज देती थी। अब यही विधान परिषद यानी कि स्टेट असेंबलीज जो थे, ये किसका चुनाव करेंगे? ये 296 मेंबर का। ये 29, क्योंकि यहां चुनाव होना था, यहां इलेक्शन होना था, इनका मनोनयन होना था, यहां नॉमिनेशन होना था साथियों, नॉमिनेशन 293 का मनोनयन होना था, कि वहां के राजा वगैरह चुन करके 93 मेंबर को भेजेंगे। कितने? प्रिंसली स्टेट के जो राजा थे, वहां के राजा वगैरह ये 93 मेंबर को अपने यहां से नॉमिनेट करके भेजेंगे, मनोनीत करके भेजेंगे, चयन करके भेजेंगे। यहां पर इनडायरेक्ट इलेक्शन होता रहा। इनडायरेक्ट का मतलब सीधे जनता नहीं चुनेगी, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो स्टेट असेंबली में बैठे हैं। 11 ब्रिटिश प्रोविंस आप देख रहे थे, उसके उनमें कई के पास ऐसे थी जहां पर विधान परिषदों का गठन किया गया था, स्टेट असेंबलीज बने हुए थे, उनके द्वारा 296 मेंबर्स आते। बात समझ गए? तो ये इनडायरेक्ट इलेक्शन था, ये नॉमिनेशन था, और इनका जो चुनाव होना था साथियों, यहां पर आप कह सकते हैं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली और क्या, समानुपातिक प्रतिनिधित्व। अब ये जो टर्म है एकल प्रतिनिधित्व से होना था, इसके लिए मैं अलग से एक क्लास लूंगा, या राष्ट्रपति जब आपको पढ़ाएंगे साथियों, तो उससे पहले हम इस चैप्टर को एकल, मतलब इसका कॉन्सेप्ट क्या है एकल संक्रमणी, क्योंकि इसमें अगर हम समझाने लगे तो कम से कम कुछ नहीं तो आधा घंटा लग जाएगा इसको हम समझाने में। इसीलिए मैं इसके लिए अलग से क्लास, अभी इसको याद कर लीजिए या पढ़ लीजिए। ये होता क्या है, बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को नहीं पता है, तो उसको मैं समझाऊंगा। जबकि देसी रियासतों से क्या होता था? मनोनयन। इनडायरेक्ट इलेक्शन वॉर टू बी हेल्ड 296 सीट थ्रू द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट proportional representation, whereas nomination was to be done from the native princely state। समझ गए?
These native princely state were ruled by the king, where was where there was indirect interference of the Britishers. वही बात बता रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं कि संविधान सभा आंशिक मनोनीत, आंशिक निर्वाचित थी। दैट इज वाई वी से दैट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज पार्शली नॉमिनेटेड, पार्शली इलेक्टेड। कह सकते हैं ना भैया, क्योंकि यहां पर देखो, यहां तो इलेक्शन हुआ ना, और यहां तो मनोनयन हुआ। 96 सीटें तो मनोनयन से, 93 सीटें तो मनोनयन से आई, और 296 पर तो इलेक्शन हुआ। तो हम कह नहीं सकते कि इनका जो चयन हो रहा वो आंशिक मनोनयन, पार्शली नॉमिनेशन और पार्शली इलेक्शन से हो रहा। अब कई ऐसे विद्वान एक तरीके से आरोप लगाते हैं कि भैया ये जो 296 सीटें आ रही हैं, जो सबसे ज्यादा सीटें आ रही हैं, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन से आ रही हैं। और ये जो मतलब स्टेट असेंबली के द्वारा 296 सीटें, भाई स्टेट असेंबली के मेंबर ही तो 296 वाले 296 को भेजेंगे, 296 को भेजेंगे, क्योंकि इनडायरेक्ट जनता नहीं चुन रही है, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि 296 लोगों का चुनाव करेंगे। अब यहां ये बात कुछ विद्वान कहते हैं कि भैया ये बताइए, उस समय तो लिमिटेड एक तरीके से वोटिंग राइट था, किसी किसी को केवल अधिकार था जिसके पास पैसे थे, जिसके पास जो कर देता था, बस उसी को अधिकार था। तो क्या ये 296 जो लोग आ रहे थे, ये पूरे इंडिया का रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे? भाई 389 में सबसे ज्यादा कौन आया है? 296 है। और इनका चुनाव कैसे हुआ है? ये स्टेट असेंबलीज के द्वारा हुआ है। और स्टेट असेंबली कैसे चुने गए हैं? स्टेट असेंबली के लोग कैसे चुने गए हैं? इंडिया के लिमिटेड लोगों के द्वारा। तो जब इंडिया के लिमिटेड लोग द्वारा वो चुने ही गए हैं, तो क्या 296 जब वो चुनेंगे तो क्या पूरे भारत का प्रतिनिधि करेगा? यानी कि संविधान सभा पे लोग आरोप लगाते हैं कि ये पूरे भारत का प्रतिनिधि नहीं कर रही थी। हालांकि ये जब हम लोग इसकी कमियों के बारे में देखेंगे तो उस पर हम लोग बात करेंगे साथियों, समझ रहे हैं? तो वहां पर हम लोग इस पर विशेष करके अच्छे से बात करेंगे। यहां तक किसी कोई दिक्कत बताएं? देखिए साथियों, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो तुरंत वहां पर कमेंट कर दिया करिए। आपको नहीं समझ में आएगा तो तुरंत कमेंट कर दिया करिए। और साथियों, होता क्या है, चुनाव का रिजल्ट आता है। आइए देखते हैं चुनाव का रिजल्ट कब आता है। चुनाव का परिणाम जुलाई अगस्त 1946 को आया। देयर द इलेक्शन रिजल्ट केम टू जुलाई अगस्त 1946। इस परिणाम में कांग्रेस को 208 सीट मिला। देख रहे हैं, 208 सीटें कौन लेके आया है? कांग्रेस। मतलब आप देखिए यहां पर कितनी सीटों पर मतलब टोटल कितने मेंबर थे? 389 सीट थी। 296 सीटें कहां से आनी है? इलेक्शन के द्वारा। अब उस 296 में देखो बहुत ध्यान से, 208 तो सीधे कांग्रेस ले आई। मुस्लिम लीग के पास केवल 73 सीट, निर्दलीय वर्ग जो थे 8 सीट ही मिली। वह अन्य अदर जो स्मॉल पार्टीज थी उनसे 7 सीटें मिली। तो ये 296 हो गए। जोड़ दोगे ये टोटल, इनको इनको अगर जोड़ दोगे तो टोटल 296 आ जाएगी। क्या जो 93 देसी रियासतें थी वो आई थी? नहीं, ये नहीं आई थी। इन्होंने मना कर दिया था, लेकिन बाद में ये भी शामिल हो गए। शुरुआत में ये नहीं आए, केवल यही थे 296। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कांग्रेस से कितनी सीट मिली? देसी रियासत बोले कि हम शामिल नहीं होंगे, यानी कि 93 सीट पर नॉमिनेशन नहीं हुआ, लेकिन बाद में देसी रियासतें शामिल हुई। यहां सब कुछ मैं लिख के लाया हूं आपके लिए, समझ रहे हैं? क्योंकि मैं लिखूंगा हिंदी इंग्लिश में, आपका भी समय वेस्ट होगा। लिखूंगा मैं यही, एक बार हिंदी में लिखूं एक बार इंग्लिश में, तो बाइलिंगुअल नहीं हो पाएगा सिस्टम। इसलिए थोड़ा सा मैं पहले ही मेहनत करके आ जाता हूं सचिन। संविधान सभा की अन्य विशेषताएं क्या थी? देखिए साहब, चुनाव कैसा था? अप्रत्यक्ष। इलेक्शन कैसा था? बिकेम इनडायरेक्ट। वयस्क मताधिकार नहीं था, सीमित मताधिकार था। देयर वॉज नो एडल्ट वोटिंग राइट, देयर वॉज लिमिटेड वोटिंग राइट, इसे कहेंगे। लिमिटिंग था, मतलब कुछ ही लोग दे सकते थे। ऐसा नहीं था कि 18 वर्ष से अधिक हो या 21 वर्ष से अधिक हो, ऐसा नहीं। जिनके पास पैसा है भैया, जो कर देते हैं, समझ रहे हैं, वही इस पर अधिकार रख सकते थे बस। लगभग सभी वर्गों का, ये सब बोल दिया जाता है सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व, लेकिन इसकी निंदा होती है कि सभी वर्गों का कैसे प्रतिनिधित्व हो गया। क्योंकि भैया ये जो चुनाव हो रहा है वो सीमित मताधिकार
वयस्क मताधिकार कहां हुआ? क्योंकि जनता ही, कुछ ही जनता ही तो वोट डाल रही है और उनके ही मेंबर, जो मतलब जो जनता चुन रही है वही जाके उन दूसरों को चुन रहे हैं, 296 मेंबर को ला रहे हैं। महिलाएं भी शामिल हुई थी, जिनकी संख्या टोटल कितनी आ गई थी साथियों इसमें, मतलब जो बना 296 में 15 महिलाएं भी थी। अब साथियों संविधान सभा की बैठकें की हम बात कर ले, कौन कौन सी मीटिंग्स होती हैं। तो सर साथियों संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें 211 सदस्यों ने भाग लिया। बहुत ध्यान से समझना, 211 सदस्यों ने साथियों भाग लिया। मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया। मुस्लिम लीग हर जगह अड़ंगा डाल देती थी। मुस्लिम लीग तुरंत, क्योंकि इनको अब केवल पाकिस्तान, लड़कर लेंगे पाकिस्तान, ऐसा मोहम्मद अली जिन्ना का नारा हो गया। मुस्लिम लीग ने इसका बाइकआउट किया। देसी रियासतें, प्रिंसली स्टेट ने भाग नहीं लिया। देख रहे हैं, मुस्लिम लीग बाइकॉटेड, इंडियन प्रिंसली स्टेट डिड नॉट पार्टिसिपेटेड। और साथियों फ्रांस की परंपरा के आधार पर सबसे वृद्ध व्यक्ति को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, जिनका नाम डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा था। यानी कि बेस्ड ऑन फ्रेंच ट्रेडिशन, ओल्डेस्ट पर्सन वॉज चूजन एज अ टेम्परेरी प्रेसिडेंट हुज नेम डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। यानी कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को एक तरीके से टेम्परेरी प्रेसिडेंट बना दिया गया जब पहली बैठक हुई। समझ गए पहली बैठक में क्या क्या हो गया भाई? सीधी बात, 211 ही मेंबर भाग लिए। मुस्लिम लीग ने बाइकआउट किया, देसी रियासत ने भाग नहीं लिया। फ्रांस की परंपरा के आधार पर ये इस बैठक को विस्टन चर्चिल देखता है और कहता है ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। दुल्हन का मतलब मुस्लिम लीग इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर रही, कांग्रेस बड़ी पार्टी ही केवल आई है, देसी रियासत तो इसमें है ही नहीं। तो जो मेन लोग हैं, मतलब उसकी दुल्हन जो मेन है, दुल्हन का मतलब वही एक मुस्लिम लीग को कहा गया है। मुस्लिम लीग ही गए और वही सबसे बड़ा अड़ंगा डाल रही है देश के लिए, तो वो तो है ही नहीं, तो इसका कुछ होने वाला नहीं, ऐसा विस्टन चर्चिल उस समय कहता है, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। ये था। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई। इसमें साथियों स्थायी अध्यक्ष 19, in which permanent president Dr. Rajendra Prasad was elected and two vice president Dr. H.C. Mukherjee and V.T. Krishnamachari were elected. मतलब दो उपाध्यक्ष चुने गए, वीटी कृष्णामचारी और एच सी मुखर्जी। बात समझ रहे हैं कि नहीं? ये दो उपाध्यक्ष थे, वाइस प्रेसिडेंट थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट थे, स्थायी अध्यक्ष। तो क्वेश्चन आएगा कब स्थायी अध्यक्ष चुना गया, तो आप बता सकते हैं। संविधान सभा की तीसरी बैठक जो थर्ड सीटिंग हुई थी, मीटिंग होती है, 13 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा, जिसमें 8 अनुच्छेद थे, तथा 22 जनवरी 1943 को यही उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार किया गया, जो आगे चलकर उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना का आधार बनती है। साथियों जो प्रियम्बल है ना, वो जो प्रियम्बल है आज कॉन्स्टिट्यूशन का, प्रस्तावना है, ये 13 दिसंबर 1946 को जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की थर्ड मीटिंग होती है, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक प्रपोजल लाया जाता है, उद्देश्य प्रस्ताव जिसे कहते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रपोजल था ये, यहां पर देख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आप कह सकते हैं, जो कि एक्सेप्ट किया गया, विच लेटर बिकम बेसिस ऑफ द प्रियम्बल, जो कि बाद में यही प्रियम्बल बनता है, हम भारत के लोग वाला। साथियों बाद में क्या होता है, भारत स्वतंत्रता अधिनियम, इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 पास किया जाता है, जिसके द्वारा इंडिया और पाकिस्तान को क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। समझ रहे हैं? ब्रिटेन संसद के द्वारा पारित किया जाता है, जिसमें यह प्रावधान किया गया कि यही संविधान सभा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, यही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संप्रभु बन जाएगी, सॉवरेन बन जाएगी। अब सबसे बड़ी संस्था यही हो जाएगी जिसका निर्माण कर दिया गया, जो कि पुरानी विधि का संशोधन भी करेगी, समापन भी करेगी, जो ब्रिटिश काल से आ रहे लॉज हैं उनमें अमेंडमेंट भी कर सकती है और उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकती है, तो अपने तरीके से संविधान निर्माण भी कर सकती है। यह चलकर यही संविधान सभा विधायिका अर्थात संसद भी बन जाती है। तो संविधान सभा आगे चलकर एक तो संविधान का निर्माण करेगी और दूसरा साथियों जो मतलब कैबिनेट मिशन कर रहा था, अब कौन करेगा? अब कौन करेगा 1947 के बाद? जो पहले कैबिनेट मिशन कर रहा था 1946 से आया हुआ था 47 तक, अभी तक कौन कर रहा था? कैबिनेट मिशन। अब कौन करेगा? संविधान सभा बन गई ना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन चुकी,
और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अब क्या करेगी, संविधान भी बनाएगी और देश का शासन भी चलाएगी। विधायिका भी है, विधि भी बनाएगी, वही जो पुरानी विधियां हैं कौन सी लाई जाए कौन सी हटाई जाए, ब्रिटिश काल की ये लॉ है, इसे लागू किया जाए अथवा नहीं लागू किया जाए, ये यही करेगी। कौन करेगी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो कितने मेंबर की है, बाद में 389 पूरे होते हैं, शुरुआत में 296 ही होते हैं। संविधान सभा के दो कार्य निश्चित कर दिए गए, संविधान बनाना, तो जब संविधान बनाएगी तो अध्यक्ष कौन होंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी तो चेयरमैन कौन होंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और विधायिका अर्थात संसद के रूप में जब कार्य करेगी तो गणेश वासुदेव मावलकर, वीवी मावलकर भाई साहब होंगे। समझ गए, जब वो संसद के रूप में, पार्लियामेंट के रूप में काम करेगी, विधि के बनाने के रूप में काम करेगी, तो गणेश वासुदेव मावलकर, जीवी मावलकर भाई साहब होंगे। समझ गए। अब देखिए, पाकिस्तान बन जाने के पश्चात संविधान सभा के सदस्यों में परिवर्तन हुआ, बिल्कुल हुआ। कैसे हुआ भाई साहब, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे ये जो चेंजेस हुआ, इसमें कैसे कैसे मेंबर का बंटवारा हुआ, तो इसको एक बार देख लीजिए। यहां पर साथियों, जैसे अब टोटल सदस्य पहले क्या थे, 389 थे, जिसमें 296 ब्रिटिश इंडिया से थे और चीफ कमिश्नरी से थे। समझ गए। 93 देसी रियासत प्रिंसली स्टेट से थे, देसी रियासत से थे, यानी कि प्रिंसली स्टेट से थे। ब्रिटिश इंडिया चीफ कमिश्नरी। 93 किससे थे, प्रिंसली स्टेट से थे। बात को आप समझना, 296 और 93 का हिसाब किताब, समझ गए। लेकिन जब पाकिस्तान अलग हो गया तो टोटल मेंबर कितने हुए, 299। अब भारत में कितने बचे, 219। अब हमें पाकिस्तान का पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, हम इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन देख रहे हैं। 299, जिसमें से देखा जाए 229 था, कहां से थे, ब्रिटिश इंडिया और चीफ कमिश्नरी। और साथियों 70 कहां से थे, प्रिंसली स्टेट देसी रियासत। तो ये आंकड़ा जरूर याद रखिए, ये आंकड़ा जरूर याद रखिए, देसी रियासत साथियों, प्रिंसली स्टेट। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, मोहम्मद अली जिन्ना हुए और गांधी जी, ये दोनों ही संविधान सभा में शामिल नहीं हुए, शामिल नहीं हुए। यहां पर आप देख सकते हैं ये चीज, पाकिस्तान बन जाने के पश्चात परिवर्तन, 290 कुल 299 थे, 229 ब्रिटिश इंडिया से थे, 70 देसी रियासत से थे। एक बात का ध्यान देना, मोहम्मद अली जिन्ना, गांधी जी संविधान सभा में शामिल नहीं हुए। हाँ, संविधान बनाने में सबसे बड़ा रोल डॉक्टर अंबेडकर का रहा, इसीलिए इसे संविधान का निर्माता इन्हें कहते हैं। डॉक्टर अंबेडकर इज कॉल्ड द क्रिएटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। थोड़ा सा डॉक्टर अंबेडकर के बारे में भी आपको समझना होगा। साथियों, ये कैसे थे, इनका चुनाव कहां से हुआ था। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर के बारे में अगर हम बात करें, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। तो डॉक्टर अंबेडकर की जब बात करें तो साथियों, इन्हें संविधान का निर्माता कहते हैं, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। इनका असल में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में चुनाव हुआ था। कहां से हुआ था, ये कहां, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पूर्वी बंगाल से चुनकर आए थे। ईस्ट बंग, जो आज का बांग्लादेश है, पूर्वी बंगाल से चुनकर आए थे। उस समय इंडिया में ही था ना। लेकिन बाद में होता क्या है, अब पूर्वी बंगाल तो पाकिस्तान में चला जाता है, लेकिन ये इंडिया में ही रहते हैं। पूर्वी बंगाल तो पाकिस्तान में चला गया। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो 296 मेंबर है ना, उसमें एक मेंबर कौन थे, डॉक्टर अंबेडकर। तो साथियों, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पूर्वी बंगाल से चुनकर आए थे, लेकिन अब पूर्वी बंगाल क्या हो गया, लेकिन
पूर्वी बंगाल पाकिस्तान के पास चला गया। तो अब क्या होगा? क्या इन्हें हटा दिया जाए? नहीं भाई, ज्यादा मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे ये, और इनका बहुत बड़ा योगदान था। अगर ये मतलब नहीं होते तो बहुत सारी दिक्कतें आ जाती कॉन्स्टिट्यूशन में। तो क्या किया गया साथियों बाद में? साथियों, बंबई में पूना एक स्थान है, बंबई में पूना की सीट को रिक्त करके, सीट को रिक्त करके, खाली करके, ध्यान से समझ लो, ये सीट किसकी थी? एम आर जैकर। एम आर जैकर ने खाली किया इसको, जैकर ने खाली किया। ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा किसने खाली किया, तो एम आर जैकर ने खाली किया। बंबई की, बंबई पूना सीट को रिक्त करके उपचुनाव कराया गया, तथा यहां से डॉक्टर अंबेडकर को जिताया गया। डॉक्टर अंबेडकर को जिताया गया और फिर सदस्य बनाया गया। फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सदस्य बनाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो ये चीज याद रखना, डॉक्टर अंबेडकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पूर्वी बंगाल से चुनकर आए थे, लेकिन पूर्वी बंगाल पाकिस्तान के पास चला गया। बाद में बंबई की पूना की सीट को रिक्त करके एम आर जयकर ने इसको खाली किया था। उपचुनाव कराकर डॉक्टर अंबेडकर को यहां जिताया गया और फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर बना लिया गया। समझ रहे हैं कि नहीं? जिसमें सबसे बड़ा योगदान, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में सबसे बड़ा योगदान डॉक्टर अंबेडकर को ही जाता है। तो उम्मीद है साथियों आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अच्छे से समझ में आ गई कि कैसे कैसे इससे पहले वाली क्लास में कैसे संविधान सभा, सॉरी, इससे पहले वाली क्लास में कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट होता है, ये बात बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। आज ये बात भी समझ में आ गई कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, कैसे भारत पाकिस्तान अलग हो जाने पर इसके नंबर में क्या क्या चेंजेस आए, कैसे संविधान की मांग उठी। ये इतिहास आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो साथियों आज के लिए इतना ही। जय हिंद। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं।